हेलो बच्चों, स्वागत है राउल्ट्स लॉ के लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हेनरीज लॉ पढ़ा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में बात करी, प्रेशर का इंपैक्ट देखा। सॉलिड को डिसॉल्व करोगे तो अगर सॉलिड को डिसॉल्व करते हो तो प्रेशर का इंपैक्ट नहीं आता, टेम्परेचर का आता है। अगर दो कंपोनेंट आप डिसॉल्व कर रहे हैं जिसमें एक मान लीजिए आपने सॉलिड है और वो नॉन वॉलेटाइल है, पहला वर्ड आया नॉन वॉलेटाइल। ये वॉलेटाइल क्या होता है? देखो, जिसके वेपर बन जाएं वो वॉलेटाइल, जिसके ना बने वो नॉन वॉलेटाइल। वो 10th में नहीं बोलते थे तुम लोग एसएसटी से घबरा के कि एसएसटी है बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह सफा, यानी कि वो वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, ऐसा आप लोग कहते थे। बट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और मेमोरी को संभाल के रखने की जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में बात कर चुका हूं तो आपको बहुत इजी लगेगा वो सब्जेक्ट भी। खैर, हम बात कर रहे हैं वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। तो सबसे पहले ध्यान रख लो, वॉलेटाइल कौन? जो वेपर बनाए। नॉन वॉलेटाइल कौन? जो वेपर ना बनाए, है ना। अब यहां से चीज को थोड़ा सा अपनी नोटबुक की तरफ लेके चलते हैं और समझाते हैं इस चीज को। तो पहली चीज टू बी नोटेड क्या थी बच्चों? नंबर 1, वॉलेटाइल क्या हुआ? जो वेपर बना ले, विच कैन फॉर्म वेपर्स। और नॉन वॉलेटाइल कौन हुआ? विच कैन नॉट फॉर्म वेपर्स। डन। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर हम यहां बात करें तो इसको आगे पढ़ने से पहले, राउल्ट्स लॉ को आगे डिस्कस करने से पहले एक टर्म इंपॉर्टेंट है, एंड व्हाट विल बी दैट टर्म? दैट इज वेपर प्रेशर। दोस्तों, वेपर प्रेशर क्या है? देखो, हम ये जानते हैं कोई भी लिक्विड होता है तो उसका इवेपोरेशन चलता रहता है ना। तो अब एक चीज समझना, अगर इवेपोरेशन चल रहा है तो वेपर बन रहे हैं, वो वेपर जा रहे हैं, जाके कंटेनर की दीवारों से टकरा रहे हैं और प्रेशर जनरेट हो रहा है। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, वेपर को गैस की तरह मत सोचने लगना। वेपर स्टेट दो डुअल थर्मोडायनामिक स्टेट के अंदर है, वन लिक्विड वन गैस। तो ये डुअलिटी है इसके अंदर, ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो वेपर प्रेशर को डिफाइन कैसे करेंगे? दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। वेपर ने जो प्रेशर लगाया है किस पे? कंटेनर की दीवारों पर, बट एट इक्विलिब्रियम। एक बार सुन लो फिर लिखवाऊंगा। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर but at equilibrium. And which equilibrium I'm talking about? The rate of evaporation is equal to the rate of condensation. आइए इसको लिख लीजिए जरा आराम से, बढ़िया रहेगा। मैं भी इसको आराम से लिख देता हूं। वेपर प्रेशर is the pressure exerted by the vapors on the walls of the container at equilibrium। एंड इक्विलिब्रियम कौन सा बेटा? बहुत सिंपल, व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो रही है रेट ऑफ कंडेंसेशन। डन है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज अबाउट आर वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और वेपर प्रेशर पे हमने ही बात कर ली, और वेपर प्रेशर पे क्या क्या इंपैक्ट है, क्या क्या चीजों का इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बारे में जब बात करेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा। एक बहुत सिंपल सी चीज लेके चलते हैं बच्चों, उससे ये चीज और क्लियर हो जाएगी क्या मैं कहना चाह रहा हूं। मान लो एक कंटेनर है, उसके अंदर एक लिक्विड है ए, बस सिंपल वही सॉल्वेंट है, वही लिक्विड है, और ये ढक्कन ढक्कन लग गया। इसका प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर P0 A, क्योंकि एक ही सॉल्वेंट है,
सारा वेपर उसी का निकल रहा है, उसे कहा जाता है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्वेंट। एक और कंटेनर है जी मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, एक और कंटेनर है जी मेरे पास, इसमें एक और कोई लिक्विड भर दिया मैंने, राउल्ट्स लॉ को समझाने के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, है ना। इसमें जो था वो लिक्विड ये था, इसमें जो है वो लिक्विड ये है, और इसका वेपर प्रेशर भी मैंने मान लिया प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बी इज पी नॉट बी। अब एक बंदा आया, उसने कहा इन दोनों को मिला के एक कंटेनर में डाल दो, इसको भी और इसको भी, एंड व्हाट विल बी दी फाइनल वेपर प्रेशर। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर फाइनल वेपर प्रेशर ऑफ दिस, अब इसे क्या बोल सकते हो, ये तो सॉल्यूशन हो गया ना, ये मिल गया और ये मिल गया, दो कंपोनेंट मिल गए तो सॉल्यूशन तो हो ही गया, बिकॉज दो कंपोनेंट मिले हैं, so one of them will behave as a solute and one of them will behave as a solvent. Now the total pressure of this solution can be considered as P naught A plus P naught B. हाँ सर ये तो बहुत सिंपल है ना रे, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये सर, ऐसे तो होना चाहिए, दोनों को मिलाया है हो गया। एक मिनट सर, क्या एवरेज निकाल लें उससे हो जाएगा? क्योंकि मैथ्स में तो हम करते हैं ऐसा, हम क्या करते हैं कि लेट्स से 5 और 3 दोनों को ऐड करके एवरेज निकाल लेते हैं, है ना। तो एवरेज निकाल लिया मैंने, तो 4 आ गया मेरा एवरेज, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिया। एक सेकंड सोचना बच्चों, यहां जब आप एवरेज निकालते हो तो आप एक अजम्पशन लेते हो कि फाइनल आंसर में 5 का कॉन्ट्रीब्यूशन भी 50% है और 3 का कॉन्ट्रीब्यूशन भी 50% है। आप ये मानते हो कि दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम है, जिसकी वजह से आप कह देते हो कि 5 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2 कॉमन ले लिया, 5 प्लस 3/2 आप 4 कह देते हो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं 5 का कंट्रीब्यूशन है 30% ओवरऑल आंसर में, और 3 का कंट्रीब्यूशन फिर 70% हो जाएगा। सो नाउ व्हाट विल बी माय आंसर, ये ऐसे कट कर लूं तो 15/10 प्लस ये ऐसे कट कर लूं तो 21/10, so this will be 1.5 plus 1.5 plus 2.1 that is 3.6। यहां देखिए अब जो टोटल था वो कम हो गया बिकॉज 3 की परसेंटेज ज्यादा थी। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। यानी अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर रहा हूं तो मुझे एक चीज समझनी पड़ेगी कि मिक्स करने का प्रपोर्शन क्या है, फ्रैक्शन क्या है, और वो फ्रैक्शन क्या लूंगा, मोल फ्रैक्शन। सो व्हाट विल आई राइट इन दिस केस, PS विल बी, जैसे यहां था 5 इंटू इट्स फ्रैक्शन इट्स परसेंटेज, 3 इंटू इट्स फ्रैक्शन इट्स परसेंटेज, सो P naught is going to be the pure vapor pressure of that component. It will be multiplied by its mole fraction plus P naught B XB. Pretty easy, isn't it? मैथ्स को थोड़ा सा यूज करना शुरू करते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं, है ना। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। इसी कॉम्बिनेशन में अगर मैं एक चीज सोचूं, राउल्ट्स भैया ने यही बात करी, उन्होंने कहा देखो जी हमने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट में। देखिए इस वाले केस में मैंने दोनों को ही वॉलेटाइल माना है, तभी दोनों का वेपर प्रेशर लिया है मैंने, यस और नो। अब राउल्ट्स बाबू ने कहा कि इन दोनों में से एक कंपोनेंट नॉन वॉलेटाइल है, वो सॉल्यूट डाल दिया। इट कैन बी सॉलिड, यस ऑफ कोर्स सॉलिड हो सकता है, और अगर सॉलिड होगा, है ना, नॉन वॉलेटाइल है और सॉलिड है, तो सॉलिड की कंसेंट्रेशन ज्यादा कब होगी, है ना, ये भी ध्यान रखो। सॉलिड की कंसेंट्रेशन सैचुरेशन कब होगा, व्हेन रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, तो तब यहां पर हमारा मैक्सिमम कंसेंट्रेशन मिलेगा। तो जब नॉन वॉलेटाइल आप सॉल्यूट को डालेंगे देन व्हाट विल हैपन, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैंने अभी क्या लिखा था बच्चों, PS इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। लेट्स से ये जो मेरा सॉल्यूट है XB जिसको मैंने लिया है, क्योंकि ये मेरा सॉल्वेंट हो गया जिसको मैंने XA लिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, यहां मैंने ले लिया ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉन volatile solute, that means P naught B will be taken as 0. Very easy. PS will be P naught A XA plus 0.
बिकॉज द होल सिस्टम विल बिकम जीरो। डन। बट मुझे ये निकालना है कि जो सॉल्यूट मैंने डाला है नॉन वॉलेटाइल, इसका सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो बच्चों, ये सॉल्वेंट पार्टिकल थे। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनना। सॉल्यूट का, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा वेपर प्रेशर किन किन चीजों से प्रभावित होता है, किन किन चीजों से वेपर प्रेशर पे इफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यही देखना पड़ेगा। चलिए, तो यहां पर अगर मैं देखता हूं बच्चों, तो टेम्परेचर तो है ही, टेम्परेचर बढ़ाओगे लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे और दूर दूर हो जाके वेपर फेस में जाएंगे। इसी में एक बात और छुपी है, यानी एक तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही अच्छी नहीं है तो वो जल्दी ब्रेक हो जाएंगे, जल्दी ब्रेक हो जाएंगे, जल्दी टूट जाएंगे, जल्दी वेपर में जाएंगे, मामला खत्म। ठीक है। अब यहां पर आपने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। पहले आप जब हीट कर रहे थे, लेट से आप हीट कर रहे थे जब सॉल्यूट नहीं था, तो हो क्या रहा था, लेट से 100 डिग्री तक आपने हीट किया, वेपर बन गया, वेपर प्रेशर आ गया 1 एटमॉस्फेरिक। अब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, सेकंड केस। नाउ दिस इज माय नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ये जाके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में फंस गया। अब क्या होगा, अब आपने हीट किया 100 डिग्री तक मान लो, क्या अब उतने वेपर निकल पाएंगे जब तब निकल रहे थे जब वेपर खाली सॉल्वेंट था? क्या अब उतने निकल पाएंगे? नहीं। अब एक सीन सोचो, एक कमरे में बैठे हो, 4 लोग हो, अचानक से आपको लगता है कि कमरे के बाहर गॉडजिला आ गया है भैया, अब कमरे से भागना है। पहला केस। दूसरा केस, जहां 4 लोग बैठे थे अब उस कमरे में 40 बैठे हैं, फिर वही सीन हुआ है, गॉडजिला आ गया है। पहले केस में निकल के भागना आसान था कि इस केस में निकल के भागना आसान है? भैया पहले केस में निकल के भागना आसान था। यानी एक इस तरह से भी सोचो, जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आके बीच में फंस गया है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में, तो पार्टिकल को निकलने में तकलीफ करेगा। तो एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब आएगा तो वेपर प्रेशर गिराएगा। तो इसका मतलब अब 100 डिग्री तक हीट करूंगा तो वेपर प्रेशर 1 एटीएम नहीं होगा रे, मान ले 0.8 एटीएम हो गया, कुछ भी हो गया, बट लेस देन 1 होगा। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कर रहा है ये। तो मैंने अगर यहां देखा तो मुझे लगा यार पीएस तो खाली पी नॉट एक्स ही रहा, बट व्हाट आई वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ नॉन वॉलेटाइल solute on lowering of vapor pressure. So अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं करना, मुझे वही राउल्ट्स वाला कॉन्सेप्ट उठाना है कि P नॉट ए एक्स ए इज इक्वल टू पी एस था। अब क्या कर सकते हैं, पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए। अब एक्स भी चाहिए ना आपको, तो आप क्या करो, पी एस अपॉन पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, बिकॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी 1। इन्हें अगर ये दो तरह की चीजें हैं तो इसमें 1 रहता है, ये तो पता है। तो इसीलिए हमने ये मान लिया। अब चीज आसान हो गई, एस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी इधर ले आओ, 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए ले जाओ, this will comes out to be xb is equal to p naught a minus ps upon p naught a। ये एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई, इसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को भी पढ़ेंगे। राउल्ट्स लॉ को अगर देखते हैं तो राउल्ट्स लॉ एक तरीके से कहता है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है या वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। सर यही बात तो हेनरी ने कही थी, गैस को डिसॉल्व करा, कितना उसका जो है डिसोल्यूशन होगा, कितना वो डिसॉल्व होगी वो उसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा।
ऐसे ही कंसंट्रेशन जो है वो भी उसके वेपर प्रेशर पे डिपेंड कर रही है। अब अगर मैं एक चीज सोचूं, अब जैसे चीनी पानी का एग्जांपल लिया था मैंने, है ना, तो चीनी पानी का एग्जांपल लिया, चीनी पानी के सॉल्यूशन का वेपराइजेशन जब होगा, है ना, तो उसमें पानी आपका जो वेपर के अंदर कंसंट्रेशन है, क्योंकि उसके वेपर ज्यादा बन रहे हैं। आपने कभी मीठी भाप सुनी है? नहीं ना। तो बेसिकली वो ज्यादा गए हैं तो उसका कंसंट्रेशन वेपर फेस में ज्यादा होगा, क्योंकि वेपराइज कर रहा है। अब ये सब चीजें, ये मुद्दे हम आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ेंगे। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्स लॉ फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल वो होते हैं जो राउल्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। तो एक बार फटाफट से आज के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जो मैंने आपको बताया सारी चीज वहां से हम देखते हैं। सो राउल्स लॉ को एक बार डिफाइन कर लीजिए, लिख लीजिए, that when a non-volatile substance is dissolved in a liquid, the vapor pressure of the liquid is lowered. क्यों होता है मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ एट एनी गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, नहीं तो उसका इंपैक्ट आ जाएगा। द पार्शियल प्रेशर और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली जो बात डॉल्टन ने कही, जो हेनरी ने कही, वो यहां ले आए। आप इस तरह कर सकते हो, डॉल्टन गैस इन गैस था, वो गैस इन लिक्विड था, ये समवॉट सॉलिड इन लिक्विड या लिक्विड इन लिक्विड की बात कर रहा है, इस कंपोनेंट की बात कर रहा है। माइंड में रखो ये फ्रेम, अभी सही गलत के चक्कर में मत पड़ जाना, अरे यार ये क्या सही था, ये क्या गलत था। पहले माइंड में रखो ये पॉइंट, तभी तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। सही गलत तो साइंस में कुछ होता ही नहीं। चलो नाउ नेक्स्ट, ये नोट कर लिया राउल्स लॉ। ये एक ग्राफ है बच्चों, है ना, और इस ग्राफ के बेसिस पर ही हम अभी बात करेंगे कि इसमें आइडियल और नॉन आइडियल क्या होता है। अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो यहां पर देखना जरा, इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं, इस वाले पॉइंट पे, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन दिख रहा है। दो का कॉम्बिनेशन है, हेप्टेन और हेक्सेन। तो यहां पर मुझे 1 दिख रहा है। तो देखो यहां पर ये जो प्रेशर है ये प्योर हेप्टेन का है, और जो ग्रीन वाली लाइन थी वो आप देखें ध्यान से, हेक्सेन की थी, वो यहां पर नहीं आपको दिख रही है। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन 1 की तरफ जा रहा है इसका हेक्सेन का, तो हेक्सेन का देखें ये वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, अपने मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो यानी मोल फ्रैक्शन पे लीनियरली बढ़ रहा है। ध्यान से देखना, ये इस तरह का फेजिक ग्राफ है कि यहां पर 0 था इसका कंसंट्रेशन हेप्टेन का, ये बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ पर लीनियरली, और यहाँ मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो अपना हेक्सेन का बढ़ रहा है। देखो ये 1 इस पॉइंट पे हेक्सेन का है, ये 1 इस पॉइंट पे हेप्टेन का है। इस तरह विजुलाइज करना। और जो सॉल्यूशन का है वो ये लाइन है पी टोटल, क्योंकि वो उनकी परसेंटेज पे डिपेंड करेगा। जैसे आप देखें 3 और 5 को आप मिला रहे थे मैथ में, तो जो टोटल आ रहा था एवरेज वो उन दोनों के बीच का आ रहा था, है ना। वैसे ही क्योंकि इन दोनों के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, टोटल इन दोनों के बीच में आएगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा भी दिया है, ठीक है। इसी ग्राफ को भी आइडियल उसमें भी समझेंगे। लिमिटेशन ऑफ राउल्स लॉ, जैसे हेनरी था, ये भी राउल्स भी। एप्लीकेबल ओनली टू वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। नंबर 2, एप्लीकेबल टू सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, क्योंकि आपके 12th में सिर्फ नॉन वॉलेटाइल का ही है, इसी तरीके से आपको समझना है। राउल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सॉल्यूट which dissociate or associate in a particular solution. Colligative property की बात जब करेंगे तो then we will discuss कि these are the properties which depend solely on the number of solute particle. अब अगर सॉल्यूशन में जाके, जैसे NaCl है, सॉल्यूशन में जाके Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाता है, तो वहां हम पूरी तरीके से इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन, ये प्रॉब्लम है आज की पहली। आर 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड दिस, तो दोनों के क्या दे रखे हैं बेसिकली, अगर आप देखो तो आपके पास क्लोरोफॉर्म है, डाइक्लोरोमीथेन है, और दोनों के P0A दे रखे हैं। मतलब ये इसका P0 है, इसका क्लोरोफॉर्म का दे रखा है, उसका, हाँ, क्लोरोफॉर्म का P0A जिसको मैंने बोला था वो 200 दे रखा है, और डाइक्लोरोमीथेन का P0B ले लिया, ये 415 दे रखा है। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन पढ़ते आइडिया हो गया। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इतने ग्राम ऑफ दिस एंड इतने ग्राम ऑफ दिस। बस फॉर्मूले दे रखे हैं, दोनों के मोल निकाल लीजिए।
टोटल मोल निकाल लीजिए एंड अप्लाई दिस प्रेटी इजी फॉर्मूला पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए और पी नॉट बी दे रखे हैं, खुद कह रहा है देखो ये वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, बड़ा आसान हो गया। और दोनों के ग्राम दे रखे हैं, मोल निकालना आपको पता ही है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, उन दोनों के मोल्स आ गए, टोटल मोल, दोनों के वेपोरेशन निकाल लो। और नहीं तो वैसे भी कर लो 1 - XB वाले से, जैसा मैंने आपको बताया था, क्योंकि एक्चुअली में देखा जाए तो वो भी अप्लाई हो जाएगा इसमें, बट आप इससे करो, बहुत सिंपल है। कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, मोलर मास 40, which should be dissolved in 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस its वेपर प्रेशर टू 80%। यहां पर अब देखो क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ते हो, सो यू हैव टू डिस्कस कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, निकालना है, मोलर मास दे रखा है, which should be dissolved in 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। यानी एक तरह से वो जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, यहां यूज हो रहा है। पी नॉट ए कितना ले लिया, यहां पर ध्यान देना, रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80, यानी इनिशियल मान लो 100 था, ऑक्टेन 114 ग्राम दिया हुआ है और यही सॉल्वेंट है ऑक्टेन, और इसका मोलर मास दे रखा है और उसका मास निकालना है बी का, x/40 प्लस 114 और 114, क्योंकि ऑक्टेन का मोलर मास ही 114 है। सिंपल सॉल्व करा, आंसर आया, बहुत इजी। चीजें आसान हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये दो सवाल भी बहुत इजी होते हुए, और यहीं से ये जो हमने लिया है, तो हमारे माइंड में ये जो क्वेश्चन था जिसको लास्ट पर मैंने यूज करा, इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको अधिक जानने के लिए फटाफट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लेक्चर जब आएगा तब हम करेंगे। सभी लेक्चर को रिदम में पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, अभी तक नहीं किया है तो, है ना। चलो फटाफट मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ऑल द बेस्ट।